नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। एसवाईएल मुद्दे पर 28 दिसंबर को होगी अहम मीटिंग। बैठक में पंजाब हरियाणा के सीएम होंगे मौजूद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा के कई टोल प्लाजा होंगे बंद। सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की प्रेस वार्ता। लोकसभा सुरक्षा चूक के बाद हरियाणा विधानसभा में अलर्ट। कल से शुरू शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ने जताई चिंता। कहा, विधायकों के साथ स्टाफ को नहीं मिलेगी एंट्री। और अब समाचार विस्तार से। सतलुज यमुना लिंक विवाद को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात 28 दिसंबर को चंडीगढ़ में शाम 4 बजे होगी। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ये बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में होगी। पंजाब और हरियाणा में एसवाईएल विवाद यानी पानी के बंटवारे का झगड़ा उसी समय शुरू हो गया था जब पंजाब से अलग हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। 1966 में हरियाणा के विभाजन के बाद भारत सरकार ने पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 78 का प्रयोग किया। पंजाब के पानी में 50% हिस्सा हरियाणा को दे दिया गया जो 1955 में पंजाब को मिला था। इस पर पंजाब का आरोप है कि तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 का प्रयोग करना गैर संवैधानिक था। इस विधान का उल्लंघन करके अंतर्राज्यीय जल विवाद एक्ट 1956 के अधीन ट्रिब्यूनल के जगह केंद्र सरकार द्वारा धारा 78 के तहत हरियाणा को पानी दिया गया। अब देखना ये है कि इस बार की मीटिंग में क्या सतलुज यमुना लिंक विवाद का मुद्दा सुलझेगा या नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रेस वार्ता कर कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने पहली बड़ी घोषणा करते हुए 13 जिलों की 210 कॉलोनियों को नियमित करने की बात कही, जिनमें सिरसा में 37, पलवल में 38, कुरुक्षेत्र में 35, रोहतक में 20, जींद में 16 कॉलोनियां शामिल हैं। 31 जनवरी तक सभी कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नियमित कॉलोनी में ही लोग प्लाट खरीदे। कॉलोनी के लिए 3000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा खराब फसलों का पोर्टल के माध्यम से मुआवजा दिया गया। कपास की फसल को छोड़कर सभी फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि किसानों को 97 करोड़ 88 लाख का मुआवजा दिया गया। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए मुआवजा राशि जारी की गई। हालांकि कुछ लोगों के नुकसान का सत्यापन होना बाकी है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोगों को अब तक 112 करोड़ 21 लाख का मुआवजा दिया गया। प्रेस वार्ता में सीएम ने विधवा और अविवाहित पेंशन योजना का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने क्लिक से 986 लोगों को नौकरी दी। सीएम ने प्रदेश के 8 टोल बंद करने की घोषणा की। प्रेस वार्ता में लोकसभा सुरक्षा चौकसी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संसद की घटना निंदनीय है। इस घिनौनी हरकत के पीछे जो भी व्यक्ति और संगठन है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो कुछ योजनाएं जिनका पहले भी चर्चा से करते रहे, जैसे अभी ने बताया है कि खास करके उसमें जो हमारी जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में शहरी क्षेत्र के अंदर, या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673 ये सब हो चुकी हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूं। इन 210 में अधिकांश जो ज्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है। और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए, ताकि वहां के विकास कार्य कुछ कॉलोनीज जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं, और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगे वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए
3,000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। जो कॉलोनीज नियमित होती जा रही हैं उनमें सब में यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हो अथवा अर्बन लोकल बॉडीज हो, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनडीसी, एनओसी सब जारी किया जाता है ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ठीक से करा सकें। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल शुक्रवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन इससे पहले लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक ने सभी को हिलाकर रख दिया है। लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक के बाद हरियाणा विधानसभा में भी अलर्ट हो गया है। हरियाणा में 15 दिसंबर को शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी सुरक्षा कड़ी होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हुई घटना चिंता का विषय है। लोकतंत्र के मंदिर में यह बड़ी चूक है। इस पूरे मामले की हाई लेवल और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके पीछे के मकसद की भी जानकारी जुटानी चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा के 15 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सुरक्षा संबंधी मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में उन्होंने सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ के शीर्ष अधिकारियों से ब्यौरा मांगा। गुप्ता ने इन अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। मीटिंग में तय हुआ कि विधायकों के साथ उनका सहायक स्टाफ विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंध पुख्ता किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के समन्वय कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए। वहीं सत्र के दौरान किसी भी आम या खास को हथियार के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और हत्या और साध्वियों से रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को पैरोल दिए जाने को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से एक याचिका दाखिल हुई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार और जेल प्रशासन को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पैरोल का सारा रिकॉर्ड लाने को कहा है, ताकि कोर्ट जान सके कि पैरोल को लेकर कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या गुरमीत राम रहीम ही एक बंदी है जिसे बार बार पैरोल दी जा रही है, जबकि ऐसी सैकड़ों अपील सरकार और जेल प्रशासन के पास पेंडिंग है। याचिका में कहा गया कि राम रहीम पैरोल पर जाने के बाद मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि उसके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में गवाहों को प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक कि अपने करीबियों से मिलकर वह साजिश भी रच सकता है। याची ने कहा कि राम रहीम को पैरोल देने के लिए हरियाणा सरकार ने नियमों में फेरबदल कर दिया, जो कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सुपर 100 कार्यक्रम होनहार छात्रों के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुपर 100 की पहली ये छात्रा हरियाणा की टोहाना के गांव इंदरछोई की काजल को माइक्रोसॉफ्ट से 21 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है। काजल की इस उपलब्धि के बाद सीएम मनोहर लाल ने फोन कर काजल को फोन पर बधाई दी। वहीं काजल की इस उपलब्धि के बाद घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। टोहानी के इंदरछोई गाँव की रहने वाली काजल वर्तमान में आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई कर रही है। काजल ने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम में उनकी इस उपलब्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस कार्यक्रम ने उन्हें सही मार्गदर्शन और उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की है। काजल और उसके परिवार ने इसके लिए मनोहर सरकार का आभार व्यक्त किया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक शराब ठेकेदार भी शामिल है। पुलिस ने सप्लाई लेने वाले ठिकानों पर भी रेड की, जहां से 350 से ज्यादा नकली शराब की पेटियां भी बरामद हुई। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन सबकी पहचान कर ली है। इनमें 3 को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। मोटी तौंद वाले पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने के आदेश के बाद अब हरियाणा के चौकी थानों को हाईटेक बनाने और पुलिस कर्मियों को फिट रखने का जिम्मा गृह मंत्री अनिल विज ने उठाया है, जिसके चलते आज अंबाला कैंट के महेश नगर थाने के शिलान्यास समारोह के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने ये आदेश जारी किए कि अब हर पुलिस स्टेशन में जिम बनाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि चौकी थानों की नई बिल्डिंग बनाने का मकसद अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अब जो भी नई बिल्डिंग बनेगी उन्हें सेंट्रल एयर कूल बनाया जाएगा। इस सौगात के लिए आईजी समेत सभी पुलिस कर्मियों ने गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद किया। देखिए, हम नए थाने बना रहे हैं और भी हमारी योजना में है, सारे हरियाणा में बना रहे हैं और अंबाला में भी ये थाना बने तो कई वर्ष हो गए थे, लेकिन ये टूटी फूटी चौकी से ही चल रहा था। तो उस थाने का निर्माण किया और जो हाउसिंग बोर्ड चौकी थी वहाँ भी थाने का निर्माण किया।
बीसी बाजार में भी नया थाना बना के दे रहे हैं। हमारी सोच ये है कि हमें एनवायरनमेंट बदलनी चाहिए। अच्छी एनवायरनमेंट होगी, अच्छे नतीजे निकलेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि हर पुलिस स्टेशन में एक जिम लगवा के देंगे और आज के बाद जितनी बिल्डिंगें नहीं बनेंगी वो एयर कूल बनेंगी। इसको भी मैंने कह दिया कि एयर कूल, सेंट्रली एयर कूल्ड ये बिल्डिंग बनाई जाए और इन फ्यूचर भी जो बनाएंगे वो एयर कूल्ड बनाएंगे ताकि एनवायरनमेंट बदले, अच्छे माहौल में आदमी बैठे। अच्छे माहौल में बैठेगा तभी अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। फरीदाबाद से दिल दहलाने वाला ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन शैतान की भी रूह कांप उठे। जी हां, फरीदाबाद के सिकरौना इलाके में 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग पड़ोसी ने ही बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी किशोर बच्ची को खिलाने के बहाने ले गया था, लेकिन जब बच्ची वापस आई तो माँ बाप को शक हो गया। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और बच्ची का बादशाह खान सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरे पास एक कॉल आया 6:44 पे कि एक 2.5 साल की बच्ची है जिसके साथ एक 14 से 15 साल के बच्चे ने रेप किया है। तो मैं थोड़ा हॉपलेस हो गई क्योंकि मैंने ऐसा कभी केस ना तो सुना जरूर है मीडिया में, पर कभी ऐसा मेरे पास कभी कोई कॉल ऐसा आया नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं अभी आपसे बात करती हूँ, मुझे 5-7 मिनट का टाइम दो, क्योंकि थोड़ा टेंशन हो गई थी मेरे को। तो मैंने, बड़े भाई हैं मेरे अनिल कौशिक जी, लीव फाउंडेशन से, तो मैंने उनको कॉल किया और उनको कॉल करके सारी सूचना दी। फिर वो सेक्टर 58 गए, वहाँ पे इनके पेरेंट्स से बात हुई। पेरेंट्स से बात होने के बाद पता चला जी वो बीके हॉस्पिटल उस बच्ची को लेके आया है। तो मैं थोड़ा सा, देखो मैं भी एक माँ हूँ तो मेरा दिल थोड़ा दुखा, तो मैं उस बच्ची से मिलने आई थी। तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अंडर ट्रीटमेंट है, डॉक्टर की निगरानी में है, पुलिस वालों की निगरानी में। पुलिस वाले भी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैंने देखा वहाँ पे 4-5 पुलिस वाले बैठे हुए हैं सपोर्ट के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत ही कार्रवाई हो गई। पर उसकी फैमिली को तो पता था पहले से कि 12 बजे का रेप हुआ, मुझे ऊपर जाके पता चला। पता नहीं उसकी फैमिली बताना नहीं चाहती थी या पता नहीं था, कुछ मुझे ऐसा अंदाजा नहीं है। बाकी ये तो पता है कि बहुत टाइम पहले से। आपके हिसाब से ऐसे जो समाज में दरिंदे हैं उनको कैसे सजा होनी चाहिए? देखो, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देखो आज ये 15 साल का बच्चा, अभी से वो इतना एक्टिव है इन चीजों के लिए, ये गलत चीज है। जब भी आप एक बच्चा करो, 2 बच्चे करो, पर अच्छी शिक्षा दो। मेरा तो मानना ऐसा है, ऐसे इतने सारे 5-6 बच्चे करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतने बच्चे आप करे भी जा रहे हो और उनको अच्छी शिक्षा, एजुकेशन नहीं मिल रही, तो वो ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो थोड़ा अपने बच्चों को निगरानी में रखें और बच्चे से काउंसलिंग भी करते रहें अपने बच्चों से, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। करनाल के सेक्टर 7 में ज्वेलर के घर से करीब 1 करोड़ की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पहले मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ के दौरान ही अपने अन्य 2 साथियों का नाम भी उगल दिया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों से पूछताछ की और चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीती 20 अक्टूबर को राज ज्वेलर्स के मालिक जितेंद्र कुमार ने अपने घर पर नौकर रखे हुए थे। घर में ही छत पर सर्वेंट रूम बनाया हुआ था। शिकायतकर्ता जितेंद्र के बेटे चिराग ने 26 अक्टूबर की रात को सोते समय अपनी डायमंड रिंग और ब्रेसलेट निकालकर अपने कमरे में ही बेड की साइड में बने ड्रॉयर में रखे थे। सुबह करीब 11:30 बजे वह उठा तो नहाने चला गया, जिसके बाद अपनी रिंग और ब्रेसलेट देखे तो मौके से गायब मिले। डायमंड रिंग 80 लाख रुपए की और 20 लाख का ब्रेसलेट था और कीमती घड़ी थी। चोरी की घटना से 6 दिन पहले ही जितेंद्र ने दिल्ली की कंपनी से नौकर को हायर किया था, लेकिन नौकर की कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई थी और 26 अक्टूबर को ही चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार जी सेक्टर 7 के रहने वाले करनाल से, तो इन्होंने एक नौकर रखा था 20/10/2023 को। तो वो सूरज एजेंसी के नाम से अपने आप को बता रहा था और अपने आप को विनोद बता रहा था। तो इन्होंने 20 तारीख को रख लिया और इसने 26 तारीख को उसके जो जितेंद्र के जो बेटे हैं चिराग, उनके अलमारी से एक डायमंड ब्रेसलेट और एक डायमंड रिंग और एक घड़ी वो चोरी करके वो ले गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो हमने जो है बर्ली स्टाफ हिम्मत सिंह जो हमारे इंचार्ज है उसको दी, तो उन्होंने इनमें से सबसे पहले जो है जो विनोद नाम का बंदा है उसको गिरफ्तार किया, लेकिन उसका वास्तविक नाम जो है चलचित्र पाया। जो से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बताया कि जो मेरे साथ हम 3 लोग हैं, जिसमें एक मोहम्मद जाहिद है जो मधुबनी का रहने वाला है, दूसरा एक कासिंदर है वो भी मधुबनी का रहने वाले हैं, और ये जो है तीनों मिलके इस प्रकार का हम काम करते हैं। तो इन्होंने पहले भी जो है 3-4 मुकदमे जो है इनके दिल्ली में इनके खिलाफ जो है दर्ज हैं।
ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इनसे हमने चलचित्र से फिर जो जो यहाँ से चोरी की थी विनोद ने, इन आपस में वो बांट ली। जो चलचित्र ने अपने पास ब्रेसलेट रख लिया था और जाहिर ने डायमंड रखी थी और काशिंदर ने घड़ी रखी थी। जो तीनों ने अलग अलग जो हमने फिर इनसे बरामद कर ली। कितनी अमाउंट का? ये करीब 92 लाख के आसपास, 97 लाख के आसपास, 1 करोड़ के आसपास। जी जी जी। तो सर किस तरह वारदातों को अंजाम देते थे और पहले क्या बैकग्राउंड है? इनका बैटरी है कि ये लोग जो है ये सूरज नाम से इन्होंने वैसे ही सूरज वाले दूसरा भैया खुद नौकर लगते हैं, ये घरों में नौकर लगते हैं। हाँ, ये तो घरों में नौकर रखते हैं, बट किसी एजेंसी के नाम से सूरज नाम रख लिया इन्होंने, बट वो एग्जिट कहीं भी नहीं करती। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? तो कार्रवाई है कि इनसे रिकवरी हो गई है और अब रिमांड लेकर रिकवरी कर ली थी अब, और पूरा इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। कितने लोग हैं कुल सर? 3 लोग। अंबाला में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। 2 दिन तक चलने वाली इस हड़ताल में कर्मचारियों ने काम न करने की बात कही है और सरकार को यह चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे न मानी गई तो आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। आज की जो हमारा 2 दिवसीय आंदोलन है वो सरकार तक यह संदेश पहुंचाना है कि जो पहले तो हमारी मुख्य मांग ये है कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। दूसरा हमारी यह है कि जो गुरुग्राम के अंदर जो हमारे 3480 कर्मचारियों को छटनी के आधार पर जो सरकार ने ड्यूटी से बाहर कर दिया है उनको बहाल किया जाए और ठेका प्रथा जब बंद की जाए और जब तक हमें पक्का नहीं किया जाता तब तक हमें समान काम समान वेतन लागू किया जाए। हमारी मुख्य मांग यही है। करनाल के कमालपुर गांव के पास एबला मोड़ पर पराली के गट्ठों से लोड ट्रैक्टर ट्राली के साथ बोलेरो गाड़ी का दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के 3 बच्चे हैं। पिता की मौत के बाद तीनों के सिर से पिता का साया उठ गया। पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और जानकारी के मुताबिक कुरुक्षेत्र के अमृतसरी फॉर्म के रहने वाला नवदीप अपनी बुआ के लड़के गुरमुख सिंह और अपने साथी जानपाल के साथ नीलोखेड़ी से पिहोवा की तरफ जा रहा था। जैसे उसकी गाड़ी कमालपुर गांव में आगे एबला मोड़ के पास पहुंची तो सामने से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली आ गए। ट्राली में पराली के गट्ठे लोड थे और बाहर की तरफ निकले हुए थे। ट्रैक्टर चालक लापरवाही के साथ ट्रैक्टर चला रहा था। बोलेरो गाड़ी जैसे ही साइड में क्रॉस करने लगी तो ट्राली से एक गाड़ी जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बोलेरो गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी चला रहे गुरमुख की मौके पर ही मौत हो गई जबकि नवदीप और जानपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हम दवाई लेने आए थे द्रावड़ी में, दवाई लेके हम पिहोवा जा रहे थे वापस। नीलोखेड़ी से जो डांड रोड है निगदू के पास हमारा एक्सीडेंट हुआ है। किस चीज़ के साथ? हमारे जो ट्रॉली होती है, गट्ठे होती हैं जो लोड की होती हैं, जो ओवरलोड, उसके साथ हुआ जी। बोलेरो में थे आप लोग? हम बोलेरो में थे जी। कितने जने थे आप लोग? 3 जने थे जी। आमने सामने की टक्कर हुई जी। जो ट्रॉली वाला था वो रॉन्ग साइड हो गया जी हमारी साइड में। तो हम जा रहे थे, वो इधर तरावड़ी की तरफ आ रहा था। डेथ किसकी हुई है? डेथ गुरमेश सिंह की हुई है। और बाकी जानपाल को थोड़ी चोटें हैं। तो मैं साथ में था लेफ्ट साइड में, तो मेरा बचाया जी। ट्रैक्टर ट्राली चालक ने कोई नशा कर रखा था? हाँ जी, नशा कर रखा है, शराब पी रखी थी। जो वहाँ के लोग जिन्होंने उसको पकड़ा था उन्होंने बताया कि वो शराब बहुत पी रखी है उसने, उसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।